हेलो सिविलियंस, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने सीमेंट कंप्लीट कर लिया था, पिछली वीडियो में स्टोन को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में एग्रीगेट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, एग्रीगेट तो पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट को क्लासिफाई करेंगे। अब इसका क्लासिफिकेशन भी तीन तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल ओरिजिन, दूसरा है बेस्ड ऑन साइज, तीसरा है बेस्ड ऑन शेप। ठीक है, अगर बात करें जियोलॉजिकल ओरिजिन की, तो यहाँ पे हमने दो भाग में बांटा है, दो टाइप में बांटा है एग्रीगेट्स को। पहला हो गया नेचुरल एग्रीगेट, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल एग्रीगेट। ठीक है, नेचुरल एग्रीगेट क्या हो गया? क्रशिंग फ्रॉम क्वेरीज ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक सच एज इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो एग्जिस्टिंग रॉक है, पहले से जो रॉक एग्जिस्ट कर रहा है, वहां से जो हम क्वेरी करके रॉक को लाएंगे, जैसे कि इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल एग्रीगेट कहलाएगा। उसी का क्रश कर देंगे तो नेचुरल एग्रीगेट बन जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। अगर हम आर्टिफिशियल एग्रीगेट की बात करें तो क्रशिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक को करके जो एग्रीगेट बनाएंगे, या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया, या सिंथेटिक एग्रीगेट्स हो गया, तो ये सब क्या आएगा? आर्टिफिशियल एग्रीगेट। अगर हम बात करें साइज के बेस पे, तो यहाँ पे हमने दो भाग में बांटा है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। द साइज ऑफ एग्रीगेट इज बिटवीन 4.75 मिलीमीटर टू 80 मिलीमीटर। जो एग्रीगेट का साइज होगा कोर्स एग्रीगेट में 4.75 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर तक होगा। वही जो फाइन एग्रीगेट की बात करें, यहाँ पे साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होगा? बिटवीन 0.6 मिलीमीटर टू 4.7 मिलीमीटर, मतलब 60 माइक्रोन मीटर से 4.75 मिलीमीटर। अगर बात करें शेप के आधार पर, बात जो हम क्लासिफिकेशन किए हैं एग्रीगेट को, राउंड, इरेगुलर एंड एंगुलर। राउंड क्या होता है? राउंड के केस में सरफेस एरिया थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया कम हो गया, जो सीमेंट पेस्ट का रिक्वायरमेंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और मिनिमम वाइड कितना होता है? 32% होता है। अगर बात करें इरेगुलर, एक तरह का एग्रीगेट होगा, यहाँ पे वाइड अराउंड 36% होगा, रिक्वायर्स मोर सीमेंट पेस्ट देन राउंडेड। तो राउंडेड की कंपेरिजन में इरेगुलर अगर एग्रीगेट है तो वहां पे हमको सीमेंट पेस्ट का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा। और एंगुलर, मैक्सिमम वाइड्स अराउंड 40%, जो मैक्सिमम वाइड होगा वो 40% के आसपास होगा। सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड इज मोर। तो एंगुलर के केस में भी वाइड का संख्या बढ़ गया है, अमाउंट बढ़ गया है, 40% हो गया है, और जो सीमेंट पेस्ट का रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, एज पर IS 383/1970 द फाइन एग्रीगेट इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन। फाइन एग्रीगेट को हम 4 जोन में बांट सकते हैं। परसेंटेज पासिंग थ्रू अ 600 माइक्रोन मीटर सीव, जो 600 माइक्रोन मीटर सीव से पास करने वाला, मान लीजिए अगर 15 to 34% पास कर जा रहा है, इसका मतलब वो जोन फर्स्ट में है। ठीक है, 35 से 59% अगर पास कर जा रहा है तो वो जोन 2 में है। 60 to 79% पास कर रहा है मतलब जोन 3 में है। और 80 to 100% पास कर जा रहा है मतलब जोन 4 में है। तो जोन 1 इज ग्रेटर देन जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो ये सब क्या सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम बढ़ेंगे जोन 1 से जोन 4 की तरफ, तो फाइनेस इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा फाइन हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप फोर्थ जोन में देख सकते हैं 80 to 100% जो है 600 मिलीमीटर से पास कर जा रहा है, मतलब उसका साइज उससे भी छोटा होगा, तो फाइनेस बढ़ रहा है। फाइनेस बढ़ने का मतलब क्या हुआ? साइज डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट? तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट गवर्न द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर इन विच इट इज यूज। तो एग्रीगेट का जो प्रॉपर्टी होगा वो गवर्न करेगा जो कंक्रीट हम बनाएंगे उसके यूज करके, उसका यूज करके उस कंक्रीट मिक्सचर के भी प्रॉपर्टी को गवर्न करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन इज द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी ऑफ द मिक्सचर। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम देखेंगे? एक तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे और एक वर्केबिलिटी को समझेंगे। स्ट्रेंथ क्या होता है? तो इट रिप्रेजेंट्स द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। जब हम ग्रेजुअल लोडिंग लगाएंगे तो उसका क्या रेसिस्टेंस है उस मटेरियल का, वो बताएगा स्ट्रेंथ। इट डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकल लॉकिंग बिटवीन एग्रीगेट्स एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा? जो इंटर पार्टिकल लॉकिंग है एग्रीगेट के बीच में और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बीच में, एग्रीगेट और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बीच में जो इंटर पार्टिकल लॉकिंग है उस पर डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ। विच इज द फंक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया एंड रफनेस, जो कि फंक्शन होगा
कॉन्टैक्ट एरिया एंड रफनेस के बीच में। अगर बात करें वर्केबिलिटी की, वर्केबिलिटी क्या होता है? तो इट इज द ईज विथ विच वी कैन वर्क, मतलब वो आसानी से, कितनी आसानी से हम काम कर सकते हैं। जैसे कि मिक्सिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड फिनिशिंग विद मिक्सचर। ठीक है, मतलब उसको मिक्स करना है तो क्या आसानी से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट करने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस चीज को बताएगा वर्केबिलिटी, कितना वर्केबल है। दिस ईज ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो ईज ऑफ वर्क है ये डिपेंड करेगा पार्टिकल के बीच में, क्या जो फ्रिक्शन है वो डिसाइड करेगा इसकी वर्केबिलिटी को। विच कैन बी रिड्यूस बाय द लुब्रिकेटिंग एक्शन द पेस्ट ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। अगर बाइंडिंग मटेरियल का जो पेस्ट होता है उसके लुब्रिकेटिंग एक्शन से क्या हो सकता है, ये जो फ्रिक्शन होगा कम हो सकता है, तो वर्केबिलिटी बढ़ सकता है। क्लियर है? अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो पहला प्रॉपर्टी है एग्रीगेट का, वो है शेप। द शेप ऑफ एग्रीगेट गवर्न्स बोथ द वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर। जो एग्रीगेट का शेप होता है वो गवर्न करता है दोनों वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर की वर्केबिलिटी को भी और स्ट्रेंथ को भी गवर्न करेगा क्या, उस एग्रीगेट का शेप। कैसे करेगा देखते हैं। जैसे कि राउंडेड एग्रीगेट अगर है तो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्केबल मिक्स। अगर एग्रीगेट राउंडेड है तो एक वर्केबल मिक्स बनेगा, काफी आसानी से हम काम कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा। एज लेसर टू द एरिया टू बी एज, ऐसा क्यों? क्योंकि लेसर इज द एरिया टू बी लुब्रिकेटेड, जो एरिया हमको लुब्रिकेट करना पड़ेगा वो कम होगा इन दिस केस। एंड पुअरर इज द इंटर पार्टिकल लॉकिंग एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो इंटर पार्टिकल लॉकिंग होगा वो पुअर होगा, वो कमजोर होगा। ठीक है, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। जब इंटर पार्टिकल लॉकिंग कमजोर हो गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अल्टीमेटली कम हो जाएगा। एंगुलर एग्रीगेट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मिक्स। लेकिन वही अगर हम एंगुलर एग्रीगेट्स यूज करेंगे तो वहां पे स्ट्रॉन्ग मिक्स देखने को मिलेगा, लेकिन इस केस में वर्केबिलिटी कम हो जाएगा, हैविंग लेस वर्केबिलिटी। क्यों? क्योंकि एज बेटर इज द इंटर पार्टिकल लॉकिंग, क्योंकि इंटर पार्टिकल लॉकिंग अच्छे तरीके से होगा तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड मोर इज द एरिया टू बी लुब्रिकेटेड इन दिस केस, और ज्यादा एरिया को लुब्रिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वर्केबिलिटी कम हो जाएगा। अगर फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट है लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पुअर मिक्स। ठीक है, अगर फ्लैकी या इलोंगेटेड एग्रीगेट है तो ये क्या होगा, पुअर मिक्स बनाएगा, विच हैज लो स्ट्रेंथ एंड लो वर्केबिलिटी। तो इसका स्ट्रेंथ भी कम होगा और वर्केबिलिटी भी कम होगा। एज क्यों? क्योंकि एज पुअर इज इंटर पार्टिकल लॉकिंग, इंटर पार्टिकल लॉकिंग पुअर है तो स्ट्रेंथ कम हो गया। एंड हायर इज द एरिया टू बी लुब्रिकेटेड इन दिस केस, और एरिया भी ज्यादा लुब्रिकेट करना पड़ रहा है। ठीक है, एक्सीलेंट कंक्रीट इज मेड बाय यूजिंग क्रस्ट स्टोन। एक्सीलेंट कंक्रीट बनाना है तो कैसे, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रस्ट स्टोन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, बट द पार्टिकल शुड बी रफली क्यूबिकल इन शेप। ठीक है, एंगुलर राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर राउंडेड राउंडनेस ऑफ एंगुलरिटी, राउंडनेस ऑफ एग्रीगेट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर एंगुलरिटी नंबर। तो एक नंबर होता है एंगुलरिटी नंबर। ठीक है, तो एंगुलरिटी नंबर होता है एन। इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे उस एग्रीगेट का, एंगुलरिटी के बारे में बात करेंगे, राउंडनेस पर जानकारी मिलेगा, विच रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ वाइड इन द सैंपल। तो क्या बताएगा एन, जो एंगुलरिटी नंबर है वो क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड इन सैंपल, सैंपल में वाइड का वॉल्यूम कितना है वह रिप्रेजेंट करेगा एंगुलरिटी नंबर। ठीक है, एन वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 to 11। जो एंगुलरिटी नंबर होता है इसका रेंज कितना होता है, 0 से 11 के बीच में होगा। इफ परसेंटेज ऑफ वाइड्स इन द सैंपल आर 33%, अगर सैंपल में वाइड का परसेंटेज 33% है, 33% है, जो उसका एन होगा, एंगुलरिटी नंबर होगा, वो 0 हो जाएगा। और लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ वाइड सैंपल आर 44%, अगर 44% है सैंपल में वाइड, तो जो एन हो जाएगा एंगुलरिटी नंबर, ये होगा 11। तो देख सकते हैं वाइड वेरी करेगा 33 to 44 के बीच में, और जो आपका एन होगा एंगुलरिटी नंबर, ये आपका वेरी करेगा 0 से 11 के बीच में। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.56। तो कोर्स एग्रीगेट का वेट, इफ द वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.665। मान लीजिए कोर्स एग्रीगेट जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 2.65 दिया हुआ है, विच इज फिल्ड इनटू सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। एक वॉल्यूम का सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.003 मीटर क्यूब, उसका वेट दिया हुआ है 5247 ग्राम। व्हाट इज द एंगुलरिटी नंबर एंड कमेंट अपॉन द शेप ऑफ एग्रीगेट। तो आपको निकालना है, एन निकालना है
एंगुलरिटी नंबर निकालना है तो सिंपल हमको निकालना पड़ेगा वाइड परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अगर वो निकाल लेंगे तो हमें एन निकल जाएगा, एंगुलरिटी नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है? 0.003 मीटर क्यूब। वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 5247 ग्राम। डेंसिटी दिया हुआ है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमको वॉल्यूम निकल जाएगा सॉलिड का। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है जी क्या होता है, रो एस अपन रो डब्ल्यू। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं एम एस अपन वी एस अपन रो डब्ल्यू। ठीक है, मास अपन वॉल्यूम ये हो गया रो एस और रो डब्ल्यू। यहाँ से वी एस निकल जाएगा हम एम एस अपन जी रो डब्ल्यू। वी एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एम एस हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड। जी होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। रो डब्ल्यू होगा डेंसिटी ऑफ वाटर। रो एस है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, वी एस इजकल टू 5247 इंटू 10⁻³ बाई 2.65 इंटू। ठीक है, यहाँ से आपका वी एस आ गया। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल निकालने के लिए क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वाइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड निकालना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम में से हम क्या कर देंगे, जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वीवी इजकल टू आ जाएगा 0.003 माइनस जो हमने निकाला है सॉलिड का, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया आपका वाइड का वॉल्यूम। तो हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो वीबी अपन वी इंटू 100 मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड अपन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ये आ जाएगा आपका 34% आ गया आपका क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो यहाँ से निकाल लेंगे 33 244 होता है 0 से 11। तो 34 आया तो एक बढ़ेगा तो यहाँ पे एक हो जाएगा आपका एन एंगुलरिटी नंबर। और जो शेप होगा मोर राउंडेड लेस एंगुलर। ठीक है, अब कम है आपका क्या बोल सकते हैं इसका, एंगुलरिटी नंबर कम है मतलब एंगुलर कम होगा ज्यादा राउंड होगा। फ्लैकी एग्रीगेट देखिए, तो फ्लैकीनेस ऑफ एग्रीगेट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर फ्लैकीनेस इंडेक्स। जो एग्रीगेट का जो फ्लैकीनेस होता है हम वो मेजर करते हैं पैरामीटर फ्लैकीनेस इंडेक्स के टर्म में। दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्रीगेट हैविंग अ साइज स्मॉलर देन 6.3 मिलीमीटर। यह जो फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट है यह टेस्ट उस एग्रीगेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिसका साइज छोटा है 6.3 मिलीमीटर से। ठीक है, फ्लैकी पार्टिकल्स आर दोज विद द लीस्ट lateral dimension which is smaller than 0.6 into 3.5 times its mean dimension। ठीक है, जो फ्लैकी डायमेंशन उसे कहते हैं जिसका लीस्ट लैटरल डायमेंशन which is smaller than 0.6 into 3.5 times its mean dimension। उसके मीन डायमेंशन से 0.6 into 3.5 टाइम्स क्या होता है, छोटा होता है उसका लीस्ट लैटरल डायमेंशन, तो उसको बोलेंगे फ्लैकी पार्टिकल्स बोल देंगे। फ्लैकीनेस क्या होता है, तो फ्लैकीनेस इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स। फ्लैकी पार्टिकल को ऑफ परसेंटेज सैंपल में। ठीक है, फ्लैकी कितना परसेंटेज फ्लैकी पार्टिकल्स है वही उसका फ्लैकीनेस डिफाइन कर देगा। और ये हम डिटरमाइन करते हैं फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट से। ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट, इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट मस्ट बी कंसिडर्ड। एक सफिशिएंट क्वांटिटी हम ले लेंगे एग्रीगेट का, जैसे कि 200 पीसेस ऑफ ईच फ्रैक्शन कैन बी गेज्ड। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ ईच फ्रैक्शन आर पास्ड टर्न बाय टर्न थ्रू द रिस्पेक्टिव ओपनिंग ओवर द थिकनेस गेज। जो थिकनेस गेज लेंगे और उससे सभी हम पार्टिकल को पास कराएंगे टर्न बाय टर्न। एंड द वेट ऑफ एग्रीगेट्स पासिंग थ्रू दीज ओपनिंग्स इज नोटेड। और वेट हम मेजर करते जाएंगे, नोट करते हुए जाएंगे। एंड व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल वेट ऑफ एग्रीगेट्स इट इज टर्म्ड एज फ्लैकीनेस इंडेक्स। और इसी को जब हम एक्सप्रेस करेंगे ओरिजिनल वेट के टर्म में उसको बोलेंगे फ्लैकीनेस इंडेक्स। फ्लैकी एग्रीगेट्स मस्ट नॉट बी मोर देन 14। जो फ्लैकी एग्रीगेट होगा वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन जनरल टू बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इलॉन्गेटेड एग्रीगेट्स। ये क्या होता है, इलॉन्गेटेड एग्रीगेट्स आर दोज, वह उस एग्रीगेट को हम इलॉन्गेटेड बोलेंगे जिसका जो ग्रेटेस्ट साइज होगा, द ग्रेटेस्ट साइज ऑफ विच, जो ग्रेटेस्ट साइज होगा उस एग्रीगेट्स का इज ग्रेटर देन 1/8 टाइम्स इट्स मीन साइज। तो पहले इसको मीन साइज निकालेंगे, फिर इसमें 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जितना वैल्यू आएगा अगर उससे उसका साइज बड़ा है तो उसको बोलेंगे वो एग्रीगेट जो है इलॉन्गेटेड एग्रीगेट है। सिंपल, इलॉन्गेशन ऑफ एग्रीगेट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर इलॉन्गेशन इंडेक्स। तो जो एग्रीगेट का हम इलॉन्गेशन है उसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर जिसको बोलेंगे इलॉन्गेशन इंडेक्स विच रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेटेड पार्टिकल्स इन द सैंपल। तो इलॉन्गेशन इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा कि सैंपल में कितना परसेंटेज
इलोंगेटेड पार्टिकल्स है, ठीक है। दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्रीगेट्स हैविंग अ साइज स्मॉलर देन 6.3 मिलीमीटर। तो ये भी जो टेस्ट है उस एग्रीगेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जिसका साइज छोटा है, 6.3 मिलीमीटर से छोटा है, ठीक है। टू परफॉर्म दिस टेस्ट ए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट्स मस्ट बी टेकन। सेम सिमिलर बात है यहाँ भी, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट्स लेंगे हम, मान लीजिए हम 200 पीस हमने लिया, ठीक है। फिर पार्टिकल्स आर देन पास्ड थ्रू द रिस्पेक्टिव ओपनिंग से पास कराएंगे ओवर द लेंथ गेज, ठीक है। एंड एग्रीगेट्स रिटेन ओवर दीज ओपनिंग्स, जो उस पर रिटेन कर जाएगा उसको हम वेट वेट मेजर कर लेंगे, तो इस तरह से बना रहेगा, ठीक है। पासिंग आईएससी, एक हो गया रिटेन आईएससी, जो पास कर गया उसका है, जो उस पर रुक गया रिटेन हो गया वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट्स आर शोन इन फिगर। डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। 2 मिलीमीटर हाइट हो गया, तो 6 मिलीमीटर विथ हो गया, 14 मिलीमीटर इसका लेंथ हो गया। पूछा है कि फॉर द गिवन एग्रीगेट्स द करेक्ट ऑप्शन इज, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले हमने क्या देखा था कि इसका मीन साइज निकालना होगा एग्रीगेट का, निकालेंगे मीन साइज। तो मीन साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी का जोड़ करेंगे और फिर तो क्या होगा 2 + 14 + 6/3, ये कितना आ जाएगा 22/3, जो कि अप्रॉक्स 7.3, ये आ गया आपका मीन आ गया। फिर फ्लैकी एग्रीगेट के लिए हम क्या देखे थे 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको चेक करना है फ्लैकी और इलांगेटेड। तो फ्लैकी के लिए क्या था 0.6, जो इसका लीस्ट डायमेंशन होना चाहिए वो 0.6 इंटू मीन डायमेंशन से कम होना चाहिए। तो 0.6 और मीन कितना है 7.3, तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्स, ये आ जाएगा आपको 4.4 के करीब, ठीक है। तो इससे क्या है 2 मिलीमीटर, ये इसका जो लीस्ट डायमेंशन है 2 मिलीमीटर है, तो 2 जो है कम है 4.4 से, तो ये क्या है फ्लैकी एग्रीगेट हो जाएगा, तो ये फ्लैकी हो गया, ठीक है। वही अगर हम देखेंगे, अगर इसका इलोंगेशन चेक करना पड़ेगा कि इलोंगेटेड एग्रीगेट है कि नहीं, तो इसका देखेंगे जो ग्रेटेस्ट आपका साइज है एग्रीगेट का वो ज्यादा होना चाहिए 1.8 इंटू मेन डायमेंशन। तो 1.8 इंटू मेन डायमेंशन कितना है 7.3, तो यहाँ हम करेंगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा 13 के करीब आएगा, 13.1, ठीक है। और जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो 14 है, तो ये ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा है यहाँ पे। तो ये क्या है इलोंगेटेड भी है, तो ये जो एग्रीगेट पार्टिकल है ये इलोंगेटेड भी और फ्लैकी भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ इलोंगेटेड एंड फ्लैकी, ठीक है। तो यही इसका दिया हुआ सॉल्यूशन कि पहले हमने मीन साइज निकाला 7.3 मिलीमीटर। फ्लैकी एग्रीगेट के लिए क्या हम चेकेंगे, जो उसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा वो छोटा होना चाहिए 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, उसके मीन डायमेंशन में 3/5 और 0.6, ठीक है। उससे अगर छोटा आ गया उसका जो लीस्ट डायमेंशन है तो हम कह देंगे कि भाई जो एग्रीगेट पार्टिकल है ये फ्लैकी है, ठीक है। तो ये आएगा 4.38 मिलीमीटर, जो 2 मिलीमीटर इसका लीस्ट डायमेंशन है वो छोटा है तो फ्लैकी हो गया। और एग्रीगेट इलांगेटेड के लिए क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट साइज एग्रीगेट का वो बड़ा होना चाहिए 1.8 इंटू मेन डायमेंशन, तो बड़ा है, ठीक है। द टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, सरफेस टेक्सचर। द सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ एग्रीगेट दैट इज स्मूथ और रफ। जो सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ एग्रीगेट दैट इज स्मूथ और रफ, तो कितना स्मूथ है कितना रफ है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्केबल कंक्रीट बट हैव लो स्ट्रेंथ। जो स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट होता है लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्केबल कंक्रीट बनाएगा, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ कम होगा। क्यों कि एज लेजर इज द एरिया टू बी लुब्रिकेट, क्योंकि एरिया कम लुब्रिकेट करना पड़ रहा है इन दिस केस, और तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा और इंटर पार्टिकल लॉकिंग भी कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाउ डू रफ एग्रीगेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट हैविंग लोअर वर्केबिलिटी। तो कैसे रफ एग्रीगेट जो है एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट फॉर्म करता है जिसका वर्केबिलिटी कम होता है, तो जाहिर सी बात है रफ एग्रीगेट में क्या होगा, जो एरिया हम लुब्रिकेट करना होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वर्केबिलिटी तो कम हो जाएगा, वर्केबिलिटी कम हो जाएगा,
लेकिन जो इंटर पार्टिकल लॉकिंग है वो बढ़ जाएगा और इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसीलिए स्मूथ एग्रीगेट से बेहतर होता है। एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इसी का, चूंकि इंटर पार्टिकल लॉकिंग ज्यादा हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, तो स्ट्रेंथ बढ़ गया बट वर्केबिलिटी कम हो गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा एरिया हमको लुब्रिकेट करना पड़ेगा उसके लिए। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, तो क्या होता है? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट डायरेक्टली गवर्न्स द वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन विच इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो एग्रीगेट का जो ग्रेडिंग होता है वो डायरेक्टली गवर्न करता है कंक्रीट के वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ को, जो हम कंक्रीट में इस्तेमाल करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में। A well graded sample of aggregate results in both workable and strong concrete। एक वेल ग्रेडेड जो सैंपल हम लेंगे एग्रीगेट का, वो क्या बनाएगा? वर्केबल और स्ट्रॉन्ग कंक्रीट दोनों ही बनाएगा। ठीक है, एज मोर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री सीमेंट पेस्ट इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जो सीमेंट पेस्ट है वो बहुत फ्रीली अवेलेबल होगा लिब्रिकेशन के लिए और बेटर होगा। इंटर पार्टिकल लॉकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इज डन बाय पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, सीव एनालिसिस। जो एग्रीगेट का ग्रेडिंग होता है वो कैसे होता है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर एनालिसिस के थ्रू। जब सीव एनालिसिस करते हैं तो उससे एक कर्व बनता है। द रिजल्ट ऑफ ग्रेडेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर सी यू एंड सी सी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर रिस्पेक्टिवली। तो जो ग्रेडेशन का रिजल्ट होता है वो एक्सप्रेस करते हैं कौन सा पैरामीटर में? सी यू और सी सी। सी यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जो हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स में डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइज ऑफ एग्रीगेट। साइज एग्रीगेट इन sieve analysis, a parameter referred to as fineness modulus is also determined, which is used to indicate the fineness and coarseness of aggregate in absolute terms। sieve analysis में क्या होता है? जो पैरामीटर हम रिफर करते हैं फाइनेस मॉडुलस, ठीक है, वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, जो क्या इंडिकेट करता है? फाइनेस एंड कोर्सनेस ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट कितना फाइन है, कितना कोर्स है, एब्सोल्यूट टर्म में फाइनेस मॉडुलस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फाइनेस मॉडुलस क्या होता है? तो इज डिफाइंड एज द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट्स retained over different sieves ranging from 80 mm to 150 microns divided by a constant generally taken to 100। तो क्या करेंगे? फाइनेस मॉडुलस कैसे निकालेंगे? एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट्स जो 80 मिलीमीटर से 150 माइक्रोन सीव के ऊपर जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट्स रिटेन हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, जनरली 100 लिया जाता है। हायर द वैल्यू ऑफ फाइनेस मॉडुलस, अगर ज्यादा फाइनेस मॉडुलस ज्यादा है इसका मतलब कोर्सर आर द एग्रीगेट्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फाइनेस मॉडुलस का वैल्यू ज्यादा आ गया मतलब एग्रीगेट क्या है? ज्यादा कोर्स है। Amongst coarse और fine aggregates, which type of aggregates gives higher workability? कौन सा higher workability देगा? ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? द सरफेस एरिया ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लेस। जाहिर सी बात है, जो कोर्स एग्रीगेट होगा डायमीटर ज्यादा है तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू फाइन एग्रीगेट। दस लेस लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो लुब्रिकेशन कम चाहिए होगा, विच रिजल्ट्स इन हायर वर्केबिलिटी। तो क्या होगा? हमें हायर वर्केबिलिटी मिलेगा इन केस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में क्या? सरफेस एरिया बढ़ गया, डायमीटर छोटा हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो क्या होगा? वर्केबिलिटी कम हो गया। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो गया? इसका बढ़ गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अलग अलग सी साइज दिया हुआ है, वेट रिटेन दिया हुआ है, फिर परसेंटेज वेट रिटेन दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन। ठीक है, तुमको देखना क्या है? 80 मिलीमीटर से लेके 150 माइक्रोन तक, यहाँ पे 1550 माइक्रोन है। ठीक है, जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन आया ये 42.5 आया। मान लीजिए कांस्टेंट को 100, तो फाइनेस मॉडुलस क्या हो जाएगा? 5.425। द वैल्यू ऑफ फाइनेस मॉडुलस इंडिकेट्स दैट साइज ऑफ sieve मेंशन्ड above स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट साइज एज द मीन साइज ऑफ एग्रीगेट इन सैंपल। ठीक है, इफ fm इक्वल टू 1, तो fm इक्वल टू 1 है, फाइनेस मॉडुलस अगर 1 आता तो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल हम लेते हैं 150 माइक्रोमीटर। अगर fm 2 आता तो एवरेज साइज लेते क्या? 300 माइक्रोमीटर। अगर 3 आता तो एवरेज साइज लेते 600 मिलीमीटर, और 5.425 है, इसका मतलब एवरेज साइज लेंगे हम 2.36 मिलीमीटर से लेके 4.75 मिलीमीटर के बीच में। ठीक है, ठीक है, एक नोट है, फाइन सैंड। फाइन सैंड का क्या होता है? फाइनेस मॉडुलस 2.2 से 2.6 के बीच में लाई करेगा। मीडियम सैंड 2.6 से 2.9,
और कोर्स सैंड 2.9 से 3.2। ठीक है। सैंड हैविंग फाइनेंस मॉडुलस ग्रेटर देन 3.2 इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। और कंक्रीट बनाने के लिए उस सैंड जिसका फाइनेंस मॉडुलस 3.2 से ज्यादा होता है वो सुटेबल नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इफ फाइनेंस मॉडुलस इज लेस, अगर मान लीजिए फाइनेंस मॉडुलस क्या है, लेस है, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी मोर और लेस, पूछ रहा है। तो अगर फाइनेंस मॉडुलस लेस है, इसका मतलब द पार्टिकल्स विल बी फाइनेंस, का मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स है वो फाइनर होगा, द कॉन्टेक्ट एरिया विल बी मोर, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, द स्ट्रेंथ विल बी मोर। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, इफ 20 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज सेव्ड थ्रू 80 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 20, 10, 4.75 मिलीमीटर से लेके आपको 150 माइक्रोमीटर सीव में आपको क्या करते हैं, सीव करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 80 मिलीमीटर से लेके 150 माइक्रोमीटर तक, ये दिया हुआ है आपका वेट रिटेन 00668000000। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 0% रिटेन हुआ, यहाँ भी 0, यहाँ पे 30%, फिर 30। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 690। अब 690 में हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो उसका आ जाएगा 6.9। ठीक है, तो सी आंसर हो गया। द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंपल ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 4.3। फाइनेस्ट मॉडुलस दिया हुआ है फाइन एग्रीगेट का 4.3 है। ठीक है। द मीन साइज ऑफ पार्टिकल ये पूछ रहा है, तो मीन साइज पूछ रहा है, तो मीन साइज बता सकते हैं आप लोग, क्या होगा, 1.18 से लेकर 2.36 मिलीमीटर के बीच में, तो बी हो गया आंसर। स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट डायरेक्टली गवर्न्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो एग्रीगेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली गवर्न करता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ को, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट्स टू रेसिस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। सिंपल ग्रेजुअल लोडिंग को जो रेसिस्ट करने का कैपेसिटी होगा उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू, तो ए सी वी एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू से हम डिटरमाइन करेंगे उसके स्ट्रेंथ को, विच इज फाउंड यूजिंग द एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू टेस्ट। जो निकालते हैं कैसे, एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू टेस्ट से। इन दिस टेस्ट सैंपल ऑफ एग्रीगेट, इन दिस टेस्ट सैंपल ऑफ एग्रीगेट पासिंग, क्या करेंगे, एग्रीगेट का हम सैंपल लेंगे, उसको पास कराएंगे 12.5 मिलीमीटर सीव से, एंड जो रिटेन हो जाएगा 10 मिलीमीटर सीव पे, इस सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल लोडिंग, उस पर धीरे धीरे क्या करेंगे, ग्रेजुअल लोडिंग लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ 40 टन्स प्लंजर फॉर 10 मिनट। तो 10 मिनट तक 40 टन के प्लंजर से हम क्या करेंगे, ग्रेजुअल लोडिंग लगाएंगे उस एग्रीगेट पे जो 12.5 मिलीमीटर सीव से पास हो गया हो और 10 मिलीमीटर सीव से रिटेन हो गया हो। ठीक है। द सैंपल इज देन पास्ड थ्रू 2.36 मिलीमीटर से, फिर उस सैंपल को लेंगे, ठीक है, और उसको पास कराएंगे 2.36 मिलीमीटर सीव से, एंड द वेट ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू द सीव इज नोटेड, और जो पास कर जाएगा उसको नोट कर लेंगे उसका वेट, which when expressed in terms of original weight of aggregate is termed as aggregate क्रसिंग वैल्यू। फिर जब उसी को रिप्रेजेंट करेंगे ओरिजिनल वेट ऑफ एग्रीगेट्स के टर्म में तो उसको बोलेंगे एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू। क्लियर है। फॉर एग्रीगेट्स टू बी यूज फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन, जो पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए अगर एग्रीगेट यूज करना है तो इट मस्ट नॉट बी एक्सीड 30%, तो 30% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और इन फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इट मस्ट नॉट एक्सीड 45%। क्लियर है। ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पर टेस्ट लगाया, प्लंजर है 100 मिलीमीटर डेप्थ फिल्ड विथ एग्रीगेट्स, और ये पूरा इसका हाइट हो गया 125 से 140 मिलीमीटर तक। एसीबी क्या होता है, वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग थ्रू एप्रोप्रिएट सीव से पास करेगा, ठीक है, बाय वेट ऑफ सरफेस ड्राई सैंपल इनटू 100। तो एसीबी क्या है, एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर एसीबी ज्यादा आ गया, एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्या है, ज्यादा परसेंटेज आ गया मतलब वो टूट जा रहा है तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, टफनेस ऑफ एग्रीगेट। टफनेस ऑफ क्या होता है, टफनेस ऑफ एग्रीगेट डायरेक्टली गवर्न्स द टफनेस ऑफ कंक्रीट। तो ये भी क्या है, एग्रीगेट का टफनेस क्या इंपैक्ट करेगा, गवर्न करेगा कंक्रीट के टफनेस को, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सर, एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू रेसिस्ट इंपैक्ट लोडिंग। तो इंपैक्ट लोडिंग को रेसिस्ट करने की क्षमता होती है उसको हम बोलेंगे टफनेस, और इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू से, इसको हम पैरामीटर से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। और इसका भी सिमिलर है, पहले जो 12.5 मिलीमीटर सीप से पास करने वाला एग्रीगेट होगा उसको लेंगे, और जो रिटेन हो जाएगा 10 मिलीमीटर सीप पे उसको सब्जेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट लोडिंग लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ 14 केजी हैमर। तो 14 केजी के हैमर के साथ इम्पैक्ट लोडिंग लगाएंगे। दैट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द हाइट ऑफ 38 सेंटीमीटर एंड द ओवर द सैंपल 15 टाइम। तो 15 बार 38 सेंटीमीटर की हाइट से जो 14 केजी का हैमर गिरेगा, इम्पैक्ट लोड लगेगा, ठीक है। और उसके बाद उस सैंपल को लेंगे, फिर हम 2.36 मिलीमीटर सीव से पास कराएंगे, और द वेट जो इस सीव से पास हो जाएगा उसको नोट करके उसको एक्सप्रेस कर देंगे हम ओरिजिनल वेट के टर्म में, तो आ जाएगा आपका क्या, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। यहाँ भी सिमिलर है, पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रशिंग वैल्यू में 40 था, 30-40, यहाँ 30-45 है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका, जो हैमर का वेट होगा 13.5 से 14 केजी के बीच में होगा, ठीक है। ये लिफ्टिंग हैंडल है, उठाया हमने, 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, सिलिंड्रिकल कैप, वर्टिकल गाइड बार, ठीक है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू बी अपन ए इंटू 100 आ जाएगा। बी क्या हो गया, वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 2.6 मिलीमीटर से, जो 2.36 मिलीमीटर से पास हो जाएगा उसको बोलेंगे हम क्या, बी बोलेंगे। और जो ओवन ड्राई सैंपल लिया था हमने इनिशियली उसको ए बोल दिया। ये भी क्या है, इन्वर्सली होगा टफनेस के, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। क्या है, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर ऑफ एब्रेशन। हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर और एब्रेशन। सिंपल सा है, अगर वियर और टियर या एब्रेशन के खिलाफ जो उसका रेसिस्टेंस है उसको बोलेंगे हार्डनेस, ठीक है। तो हार्डनेस भी गवर्न करेगा कंक्रीट के हार्डनेस को, और इसको निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं पैरामीटर, तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। और इसको निकालने का 3 तरीका है, डेवल एब्रेशन टेस्ट, डॉरी एब्रेशन टेस्ट एंड लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट में क्या करते हैं, एग्रीगेट का सैंपल लेते हैं, उसको वियर एंड टियर कराते हैं इन रोटेटिंग सिलेंडर जिसमें एक स्टील बॉल रखा होता है, ठीक है। फिर सैंपल को पास कराएंगे, कितना, 1.7 मिलीमीटर सीव से पास कराएंगे, और जो से पास हो गया उसको मेजर कर लेंगे और फिर उसको एक्सप्रेस कर देंगे ओरिजिनल वेट के टर्म में, और इसी को हम क्या कह देंगे, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। तो यहाँ भी सिमिलर है, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए 30% एक्सीड नहीं करना चाहिए, और जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए 50% नहीं करना चाहिए। तो आपका जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू था वहाँ 40 था, 30-40 था, फिर एग्रीगेट इम्पैक्ट आया 30-45, और फिर ये आया आपका हार्डनेस वाला, ये एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू ये होगा 30-50, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट ऑफ एग्रीगेट इज परफॉर्म एज पर IS 2386 पार्ट 5, ठीक है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू स्टडी द रेसिस्टेंस ऑफ कोर्स एंड फाइंड एग्रीगेट्स टू वेदरिंग एक्शन। क्लियर, तो यही आपका दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, कवर प्लेट है आपका, इसमें डाल के हम रोटेट कराएंगे। द लॉस एंजलिस टेस्ट फॉर स्टोन एग्रीगेट इज यूज टू एग्जामिन। तो अभी जस्ट हमने देखा एब्रेशन रेसिस्टेंस। एक और क्वेश्चन है, मेजर द फॉलोइंग। साउंडनेस टेस्ट हम क्यों मेजर करते हैं, तो साउंडनेस टेस्ट मेजर करते हैं, इसका हम जो साउंडनेस टेस्ट करते हैं आपको रेसिस्टेंस टू वेदरिंग के लिए, तो P का 2 हो गया, ठीक है। फिर क्रशिंग टेस्ट हम करते हैं क्यों, ये स्ट्रेंथ निकालने के लिए, Q का 1। फिर लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट जस्ट देखा हमने, हार्डनेस C की R का 4, PQR का 4, ठीक है। फिर स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट हम करते हैं एडहेशन के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया P का 2, 2143, तो 2143 कौन है, 2143 आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। Alkalis undergo an extensive reaction with aggregates causing its disintegration, which is also termed as cancer of concrete। जो अल्कली होता है वो एक एक्सपेंसिव रिएक्शन करेगा एग्रीगेट के साथ, और जिससे जो कंक्रीट है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है, टूट सकता है, और इसीलिए अल्कली को क्या कहा गया है, कैंसर ऑफ कंक्रीट कहा गया है, ठीक है। द अल्कली सिलिका जेल इम्पार्ट्स ऑस्मेटिक प्रेशर ओवर द सेट कंक्रीट जेल। तो जो कंक्रीट सेट हो चुका है उसके ऊपर एक ऑस्मेटिक प्रेशर लगाएगा अल्कली सिलिका जेल, which is mainly responsible for the formation of cracks, जो क्रैक का कारण है। However, its exact mechanism is still not known। अभी तक पता नहीं है exact mechanism क्या है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करता है? रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट, रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, हाई अल्कली सीमेंट कंटेंट होगा, मॉइस्चर क्या होना, ये सब क्या है फैक्टर है जो अफेक्ट करता है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को। टेम्परेचर कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर टेम्परेचर इज फॉर रिएक्शन इज 10 to 38 डिग्री सेल्सियस। जो फेवरेबल कंडीशन होता है वो 30 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है इस रिएक्शन के लिए, ठीक। अगर बात करें कंट्रोल ऑफ अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, कंट्रोल कैसे करेंगे? तो बाय सेलेक्टिंग नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट, तो ऐसा एग्रीगेट सेलेक्ट करो जो नॉन रिएक्टिव हो, एग्रीगेट से रिएक्ट ही न करे अल्कली से। लो अल्कली सीमेंट यूज करेंगे, इसको सीमेंट को अल्कली नहीं होना चाहिए, कम होगा। बाय यूजिंग पोजोलानिक मटेरियल यूज कर लेंगे, जैसे कि फ्लाई एश हो गया, सुर्खी हो गया, क्रस्ट स्टोन हो गया। एयर इंट्रेनिंग एजेंट हम मिला लेंगे, दे प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को डेवलप नहीं होने देगा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट है बल्किंग ऑफ सैंड, इसको भी देख लेते हैं। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ फाइन एग्रीगेट्स कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो एक फाइन एग्रीगेट दिया हुआ है, उसका क्या होता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये होता है क्यों होता है? वाटर के प्रेजेंस के कारण होता है। पानी होगा तो अपने आप वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो वाटर फॉर्म्स अ फिल्म ओवर द फाइन एग्रीगेट, क्या करता है फाइन एग्रीगेट के ऊपर जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है उसके ऊपर एक फिल्म बना देगा वाटर, एंड एक्सर्ट सरफेस टेंशन एंड पुशेस देम अपार्ट। एक सरफेस टेंशन क्रिएट करेगा और एक दूसरे को पुश करेगा, खींचेगा, जो अल्टीमेटली क्या करेगा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ बल्किंग डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन सैंड एंड फाइनेस। जो बल्किंग का एक्सटेंट है वो डिपेंड करेगा, जो बल्किंग का एक्सटेंट है वो डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सैंड और उसका फाइनेस का। फाइनेस कितना है और कितना परसेंट मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये इस बात पर अफेक्ट करेगा, उसके बल्किंग को अफेक्ट करेगा। बल्किंग ऑफ सैंड इज मोर फॉर फाइनल पार्टिकल, अगर फाइनल पार्टिकल ज्यादा है तो ज्यादा बल्किंग होगा, और कोर्सर पार्टिकल है तो बल्किंग थोड़ा कम हो जाएगा। तो फाइन सैंड में ज्यादा होगा, मीडियम सैंड से, फिर कोर्स सैंड में। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट 5% मॉइस्चर कंटेंट, जो बल्किंग मैक्सिमम होगा वो 5% मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ, बल्किंग ऑफ सैंड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ये आपका फाइन सैंड में सबसे ज्यादा होगा, तो 5% पे ज्यादा होगा, ठीक है, फिर डिक्रीज होने लगेगा। उसी तरह से मीडियम सैंड, फिर आपका कोर्स सैंड। इफ ड्राई सैंड यूज, अगर हम ड्राई सैंड यूज करेंगे देन नो करेक्शन इज अप्लाइड, कोई करेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट इफ द मॉइस्ट सैंड इज यूज्ड द करेक्शन इज अप्लाइड। एग्जांपल, द बल्किंग ऑफ सैंड इज 20%, मान लीजिए सैंड का बल्किंग 20% है, एंड इफ मिक्स रेशियो इज 1:4 ड्राई सैंड का, then the actual volume of sand used will be 1.2 into 2, that is 2.4, क्योंकि बल्किंग बल्किंग भी तो होगा, तो उसको कंसिडर करने के लिए क्या करेंगे 1.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2.4 यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 2 पर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, एंड मिक्स रेशियो विल बी 1:2.4 मॉइस्ट सैंड, ठीक है। एज पर IS 650 इंडियन स्टैंडर्ड सैंड, इनोर सैंड इज यूज्ड व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम तमिलनाडु। जो इनोर सैंड है ये क्या है इंडियन स्टैंडर्ड सैंड है IS 650 के अनुसार, और जो कहाँ से ऑब्टेन होता है तमिलनाडु से, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड सैंड लाइज इन जोन 2। अगर पार्टिकल साइज 1 to 2 मिलीमीटर की बात करें तो उसका ग्रेडेशन कितना होता है 33.3%, 500 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, इसका भी सेम, और 19 माइक्रोमीटर टू 500 मिलीमीटर, ये भी सेम। तो जो आपका IS इंडियन स्टैंडर्ड सैंड है ये लाई करेगा जोन 2 में, ठीक है। कीवर्ड्स क्या क्या था इस चैप्टर में? तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स हमने देखा, अगर स्टोन वाले सेक्शन में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन, टेस्टिंग ऑफ स्टोन, स्टोन माइनिंग प्रोसेस, आर्टिफिशियल स्टोन, फिर देखा यूज ऑफ डिफरेंट स्टोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट्स, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन और बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है चैप्टर एग्रीगेट वाला सेक्शन। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट आप वीडियो में हम देखेंगे, लेक्चर में देखेंगे कंक्रीट एंड एडमिक्सचर्स, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।